नमस्कार, मैं हूं आदित्य गुप्ता और आप देख रहे हैं कहानियों का सफर। यहां आपको मिलेंगी सच्ची, रोमांचक और खौफनाक कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। आपके लिए एक चैलेंज है, जो वीडियो देख रहा है वह मुझे कमेंट में अपना नाम टाइप करे। अगर आपके पास भी कोई खौफनाक अनुभव है तो उसे भी जरूर शेयर करें। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ जापान की सड़कों की रहस्यमयी लोक कथा नहीं है, बल्कि एक खौफनाक हकीकत है। कहते हैं जापान की सुनसान गलियों में एक आत्मा भटकती है जिसका चेहरा दोनों कानों तक कटा हुआ है। इस खतरनाक महिला को कुचिसाके ओन्ना के नाम से जाना जाता है और अगर आप उसे रास्ते में अकेले मिल जाएं तो आपकी जिंदगी के कुछ ही पल बचे होते हैं। लेकिन यह सब कहानियां ही हैं या सच? आइए जानते हैं एक ऐसी महिला की कहानी जिसने इस आत्मा का सामना करने की ठानी। साया एक खोजी पत्रकार थी जिसे डरावनी और रहस्यमयी कहानियों का जुनून था। टोक्यो जैसे बड़े शहर में रहते हुए भी उसकी दिलचस्पी हमेशा ऐसी घटनाओं में रहती थी जो आम लोगों की नजरों से छिपी रहती थीं। साया का मानना था कि हर कहानी के पीछे एक सच छिपा होता है और वह उसी सच की तलाश में रहती थी। एक दिन उसे एक पुरानी लोक कथा का जिक्र मिला जिसमें कुचिसाके ओन्ना नाम की आत्मा का जिक्र था। कहते हैं यह आत्मा रात के अंधेरे में लोगों से एक ही सवाल पूछती है, क्या मैं खूबसूरत हूं? और अगर आपने उससे सही जवाब नहीं दिया तो वह आपकी जान ले सकती है। साया को पहले तो लगा कि यह बस एक अफवाह है, लेकिन जैसे जैसे उसने इसके बारे में और पढ़ा उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई। क्या सच में कोई ऐसी आत्मा हो सकती है? उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगी, चाहे इसके लिए उसे खुद उस आत्मा का सामना ही क्यों न करना पड़े। साया के जीवन का एक ही मकसद था, सच की तलाश। उसने कई बार अपनी जान जोखिम में डालकर खतरनाक जगहों पर जाकर खबरें कवर की थीं, लेकिन कुचिसाके ओन्ना का सामना करने का उसका यह इरादा अब तक का सबसे बड़ा और खतरनाक कदम था। उसने अपने रिसर्च के दौरान पता लगाया कि यह आत्मा ज्यादातर उन सड़कों पर दिखाई देती है जो शहर से दूर होती हैं, जहां रात में कोई आता जाता नहीं है। लोगों का कहना था कि अगर आप अकेले होते हैं तो यह महिला आपके पास आती है और अपने चेहरे को मास्क या किसी कपड़े से ढककर आपसे वही सवाल करती है, क्या मैं खूबसूरत हूं? अगर आपने हां कहा तो वह अपना चेहरा दिखाती है, एक भयानक चेहरा जिसका मुंह दोनों कानों तक फटा हुआ है। फिर वह आपसे दोबारा पूछती है और अगर आपने इस बार मना किया तो वह आपकी जान ले लेती है, लेकिन अगर आपने फिर से हां कहा तो वह आपका चेहरा भी अपनी तरह फाड़ देती है ताकि आप भी उसकी तरह दिखें। पहली रात, उस रात साया अपने उपकरणों के साथ उस सड़क पर पहुंची जहां कुचिसाके ओन्ना के देखे जाने की बात कही जाती थी। यह सड़क टोक्यो के बाहरी इलाके में थी, घने जंगलों के पास। साया ने अपनी गाड़ी सड़क के किनारे रोकी, कैमरा चालू किया और धीरे धीरे उस सुनसान जगह पर चलने लगी। रात का अंधेरा गहरा था और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा हल्की थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा भारीपन था। साया का दिल तेज धड़क रहा था, पर वह खुद को शांत रख रही थी। अचानक उसे सामने एक परछाई दिखी। दूर से उसे कोई महिला नजर आई जिसने अपने चेहरे को मास्क से ढका हुआ था।
वह धीरे धीरे साया की ओर बढ़ रही थी। साया ने महसूस किया कि यह वही हो सकती है, कुचिसाके ओन्ना। उसके कदम धीमे हो गए और उसकी सांसें तेज हो गईं। महिला ने साया के करीब आकर उससे वही सवाल पूछा जिसे सुनने के लिए साया यहां आई थी। क्या मैं खूबसूरत हूं? साया के दिमाग में हलचल मच गई। उसे सही जवाब देना था। क्या वह उसे हां कहेगी या नहीं? साया के सामने खड़ी वो महिला जिसके चेहरे पर मास्क था, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। हवा में ठंडक अचानक बढ़ गई और हर चीज जैसे थम गई थी। साया का दिल बेतहाशा धड़कने लगा। वह जानती थी कि उसके सामने वही खतरनाक आत्मा खड़ी है, उस कुचिसाके ओन्ना। महिला ने एक ठंडी और खाली आवाज में कहा, क्या मैं खूबसूरत हूं? यह वही सवाल था जिसके बारे में साया ने बहुत बार सुना था। वह जानती थी कि इस सवाल का जवाब सही देना कितना जरूरी था। अगर उसने गलत जवाब दिया तो वह इस दुनिया से हमेशा के लिए चली जाएगी। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को शांत किया। कुछ सेकंड तक सोचने के बाद साया ने कहा, हां, तुम खूबसूरत हो। महिला एक पल के लिए रुकी और फिर धीरे धीरे उसने अपने चेहरे से मास्क हटा दिया। उसका चेहरा देखकर साया का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। महिला का चेहरा कानों तक फटा हुआ था। होंठों पर गहरे घाव थे और खून के निशान साफ दिख रहे थे। साया ने अपने डर को दबाया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। महिला ने फिर वही सवाल पूछा, अब बताओ, क्या मैं खूबसूरत हूं? साया ने महसूस किया कि वह अब एक और खतरनाक स्थिति में फंस गई थी। अगर वह नहीं कहेगी तो यह आत्मा उसे मार देगी, और अगर हां कहेगी तो वह साया का चेहरा भी इसी तरह विकृत कर देगी। साया के दिमाग में अचानक एक विचार कौंधा। उसे याद आया कि एक पुराने किस्से में किसी ने कहा था कि अगर आप आत्मा का ध्यान भटका सकें तो शायद आप अपनी जान बचा सकते हैं। साया ने खुद को संभालते हुए महिला की आंखों में देखा और कहा, तुम्हें इस तरह से तकलीफ नहीं सहनी चाहिए, तुम्हारा इलाज हो सकता है। महिला के चेहरे पर कुछ देर के लिए भ्रम की छाया आई। उसकी आंखों में एक पल के लिए दर्द दिखाई दिया, जैसे उसे पहली बार किसी ने उसकी तकलीफ समझने की कोशिश की हो। साया ने महसूस किया कि उसकी बात का असर हो रहा है। उसने फिर से कहा, तुम्हें इस तरह नहीं जीना चाहिए, तुम ठीक हो सकती हो। उसकी आवाज में सच्चाई थी जो शायद उस आत्मा के दिल तक पहुंच गई। महिला की पकड़ धीरे धीरे ढीली होने लगी और उसने अपने हाथ से धारदार कैंची को नीचे कर दिया। कुछ पल के लिए साया को लगा कि उसने इस आत्मा से खुद को बचा लिया है। महिला ने बिना कुछ कहे धीरे धीरे पीछे मुड़कर जंगल की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। साया उसे जाते हुए देख रही थी। उसका दिल अब भी धड़क रहा था, लेकिन इस बार थोड़ी राहत भी महसूस हो रही थी। कुछ ही देर में वह महिला अंधेरे में पूरी तरह गायब हो गई। साया ने एक लंबी सांस ली और तेजी से अपनी कार की ओर भागी। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे और दिल की धड़कनें सामान्य होने में वक्त लगा। उसने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से तुरंत निकल गई। रास्ते में साया के मन में सिर्फ वही दृश्य बार बार आ रहा था। वह महिला, उसका भयानक चेहरा और वो सवाल, क्या मैं खूबसूरत हूं? उसने खुद से सवाल किया, क्या उसने सही किया? क्या वो फिर से उसका पीछा करेगी? उस रात साया अपने होटल के कमरे में बैठी सोचती रही। वह जानती थी कि उसने आत्मा से बचने की कोशिश की, लेकिन ये खौफनाक मुठभेड़
उसका पीछा इतनी जल्दी नहीं छोड़ेगी। उसे लगा जैसे यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि इसकी शुरुआत अब हुई है। साया ने उस खौफनाक रात के बाद खुद को किसी तरह संभाल लिया था। वह अब वापस शहर लौट आई थी और अपनी बम्मो हदे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खुद को व्यस्त रखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसके मन से कुचिसाके ओन्ना का भयानक चेहरा और उसकी खतरनाक मुस्कान हट ही नहीं रही थी। रात को सोते समय उसे हर वक्त ऐसा महसूस होता कि कोई उसके कमरे में मौजूद है, उसे देख रहा है। हर छोटी आवाज, हल्की सी आहट उसे डराने लगी थी। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि वह अब सुरक्षित है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में यह डर बैठ गया था कि वो महिला अभी भी उसका पीछा कर रही है। एक रात जब साया अपने कंप्यूटर पर काम कर रही थी, उसे खिड़की के बाहर किसी के चलने की आवाज आई। पहले उसने इसे अनसुना किया, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद आवाज और तेज हो गई, जैसे कोई जानबूझकर उसके घर के आसपास मंडरा रहा हो। साया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सुना था कि कुचिसाके ओन्ना उस व्यक्ति का पीछा करती है जिसने उसका सामना किया हो, और वह तब तक नहीं रुकती जब तक वह अपनी मर्जी पूरी न कर ले। साया खिड़की के पास गई और पर्दे के पीछे से बाहर झांका। सड़क पर अंधेरा था और सब कुछ सुनसान दिखाई दे रहा था। हालांकि कुछ असामान्य नहीं था, फिर भी एक अजीब ठंडक ने साया को घेर लिया। उसके मन में एक अनजाना डर गहराने लगा था। रात और गहरी हो चुकी थी। साया ने सोने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके बेडरूम में खड़ा है। डर से कांपते हुए उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, लेकिन कमरे में कुछ भी नहीं था। अचानक उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, क्या मैं खूबसूरत हूं? साया का खून जैसे जम सा गया। फोबियो कैसा, यह वही सवाल था जो उसने उस महिला से सुना था। वह जल्दी से उठी और कमरे की लाइट जला दी। पूरे कमरे में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गई थीं और वह अब पूरी तरह जाग चुकी थी। यह सब क्या था, सपना या हकीकत? उस पूरी रात साया की आंखों में नींद नहीं आई। उसे लगने लगा था कि वो महिला अभी भी उसके आसपास कहीं मौजूद है। अगली सुबह साया ने अपनी ईमेल चेक की। उसे एक अजीब ईमेल मिली जिसका सब्जेक्ट लाइन था, तुम फिर से उससे मिलोगी। पहले उसने इसे स्पैम समझकर हटाने की सोची, लेकिन फिर जिज्ञासा के चलते उसने ईमेल खोली। उसमें केवल एक लाइन लिखी थी, वह तुम्हें फिर से ढूंढेगी और इस बार बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। साया का चेहरा सफेद पड़ गया। यह किसने भेजा था? क्या यह कोई मजाक था या फिर कुचिसाके ओन्ना अब भी उससे खेल रही थी? साया अब समझ चुकी थी कि भागने से कुछ नहीं होगा। वह जानती थी कि कुचिसाके ओन्ना ने उसे अपना निशाना बना लिया था और वह तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक उसकी मांग पूरी नहीं हो जाती। अब साया के पास दो ही विकल्प बचे थे, या तो वह इस डर में जीती रहे या फिर उस आत्मा का सामना करे और उसे हमेशा के लिए खत्म करने का कोई रास्ता निकाले। उसने तय कर लिया कि वह वापस जापान जाएगी, जहां से यह सब शुरू हुआ था। साया ने अपने दोस्तों से संपर्क किया जो पैरानॉर्मल घटनाओं की जांच करते थे। उसने उन्हें अपनी कहानी सुनाई और उनसे मदद मांगी। वे तैयार हो गए और अब साया खुद को उस भयानक सफर के लिए तैयार कर रही थी, जहां उसका अंतिम सामना उस खतरनाक आत्मा से होना था।
साया ने जापान की फ्लाइट बुक कर ली थी। उसका दिल अब भी बेचैन था, लेकिन उसने खुद को मजबूत किया। यह सफर सिर्फ उसकी जिंदगी और मौत का सवाल नहीं था, बल्कि उन अनगिनत लोगों की जिंदगी से जुड़ा था जो इस आत्मा के चंगुल में फंस चुके थे। उसने तय कर लिया था कि वह इस बार कुचिसाके ओन्ना की कहानी के हर रहस्य को सुलझाएगी, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों दे दे, ही क्यों न देनी पड़े। फ्लाइट में बैठते वक्त साया ने खिड़की के बाहर देखा। आसमान में काले बादल घिरे हुए थे और बिजली चमक रही थी। यह सफर बहुत खतरनाक होने वाला था, लेकिन अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जापान पहुंचने के बाद साया ने अपने दोस्तों के साथ मिलने की योजना बनाई, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर काम करते थे। वे सभी उससे मिलने के लिए टोक्यो के एक छोटे से कैफे में आए। साया ने अपनी कहानी उन्हें विस्तार से बताई और यह सुनकर सभी हैरान रह गए। यह मामला जितना साया के लिए खौफनाक था, उतना ही रहस्यमयी और खतरनाक उसके दोस्तों के लिए भी था। उनके लीडर हिरोशी ने कहा, हमने कई मामलों की जांच की है, लेकिन कुचिसाके ओन्ना का मामला सबसे खतरनाक है। यह आत्मा हमेशा से जापान की लोक कथाओं का हिस्सा रही है, लेकिन इस हद तक किसी के पीछे पड़ जाना नई बात है। साया को हिरोशी की बातों से कुछ तसल्ली तो हुई, लेकिन उसने अपने सवालों के जवाब पाने के लिए और गहराई में जाने का फैसला किया। हिरोशी ने बताया कि कुचिसाके ओन्ना की असली कहानी सैकड़ों साल पुरानी है। कहा जाता है कि एक सामुराई की पत्नी बहुत खूबसूरत थी और उसके कई प्रेमी थे। जब उसके पति को उसके बेवफाई के बारे में पता चला, तो उसने गुस्से में उसकी सुंदरता को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। उसका चेहरा कान तक चीर दिया और कहा, अब बताओ कौन तुम्हें खूबसूरत कहेगा। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वह महिला मरने के बाद आत्मा बन गई और अब वह हर उस व्यक्ति से यही सवाल पूछती है, क्या मैं खूबसूरत हूं? अगर जवाब नकारात्मक होता है तो वह उसे मार देती है, लेकिन अगर जवाब हां में होता है तो वह अपने शिकार का चेहरा अपने जैसा कर देती है, ताकि कोई और भी उस दर्द को महसूस कर सके जो उसने झेला था। साया के दिमाग में अब यह सवाल था कि इस आत्मा को खत्म करने का कोई तरीका है या नहीं। हिरोशी ने उसे बताया कि शायद इस रहस्य का जवाब उसी जंगल में हो सकता है जहां यह आत्मा सबसे ज्यादा देखी जाती है। जंगल के बीचों बीच एक पुराना मंदिर है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि यही वह जगह है जहां उस महिला की आत्मा बंधी हुई है। साया और उसके दोस्त अब उस मंदिर की ओर जाने का फैसला करते हैं। यह सफर आसान नहीं होने वाला था। रास्ता घना और सुनसान था और शाम होते होते जंगल में अजीब सी ठंडक फैलने लगी थी। जंगल की ओर बढ़ते हुए साया और उसकी टीम को रास्ते में अजीब अजीब सी चीजें महसूस होने लगीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। सूखे पत्तों की चरमराहट और हल्की सी फुसफुसाहटें माहौल को और डरावना बना रही थीं। अचानक हिरोशी ने रुककर कहा, यहां से हमें सावधान रहना होगा। मुझे लगता है हम अकेले नहीं हैं। साया का दिल तेजी से धड़कने लगा। अब तक वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब उसे भी लगने लगा था कि वह आत्मा उनकी तरफ बढ़ रही है। हवा में अजीब सी घुटन थी और हर तरफ खामोशी छा गई थी। जंगल की हवा में अचानक से ठंडक बढ़ गई थी और पेड़ों की शाखाएं अब हवा में तेजी से हिलने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल उस आत्मा की मौजूदगी को महसूस कर रहा हो।
आखिरकार कई घंटे चलने के बाद वे उस मंदिर के पास पहुंचे। यह मंदिर बहुत पुराना और जर्जर हो चुका था। उसकी दीवारें काई से ढकी हुई थीं और दरवाजे आधे टूटे हुए थे। उस पर एक अजीब सी शांति और डरावनी खामोशी छाई हुई थी। साया ने गहरी सांस ली और कहा, यहीं से हमें इसका सामना करना होगा। सभी ने मंदिर के अंदर कदम रखा। अंदर अंधेरा था और मंदिर के बीचों बीच एक पुरानी प्रतिमा थी जो शायद उसी महिला की थी जो कुछ साके ओन्ना बनी थी। इयास्फिफु। हिरोशी ने साया को इशारा किया कि अब वक्त आ गया है। साया ने कांपते हाथों से मंदिर के सामने खड़े होकर कहा, मैं जानती हूं कि तुम यहां हो। मैं तुम्हारे दर्द को समझती हूं, लेकिन यह खेल अब खत्म होना चाहिए। तुम कितनी जिंदगियां और बर्बाद करोगी। अचानक मंदिर के अंदर एक तेज हवा चली और साया के कानों में वही जानी पहचानी आवाज गूंजी, क्या मैं खूबसूरत हूं? साया के हाथ पैर ठंडे पड़ गए, लेकिन उसने खुद को मजबूत करते हुए कहा, हां, तुम खूबसूरत हो, लेकिन अब यह सब खत्म करो। वहां की ठंडी हवा में एक अजीब सा बदलाव हुआ। साया की धड़कनें तेज हो गईं और वह जानती थी कि वह आत्मा अब उसके बिल्कुल पास थी। क्या उसका जवाब सही था या फिर उसने अपने लिए मौत का दरवाजा खोल दिया था? मंदिर के अंदर ठंडी हवा साया के चेहरे से टकरा रही थी। चारों तरफ अजीब सी खामोशी फैली हुई थी और उसके दिल की धड़कनें अब पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी थीं। वह जानती थी कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वह कुचिसाके ओन्ना की आत्मा के सामने खड़ी थी। भले ही वह उसे दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसकी मौजूदगी इतनी भारी थी कि साया को महसूस हो रही थी। उसके साथ आए उसके दोस्त हिरोशी और बाकी टीम भी साया के पीछे चुपचाप खड़े थे, लेकिन वे सभी इस पल के खतरनाक होने का एहसास कर चुके थे। पूरे मंदिर में एक भारीपन था, जैसे हर कदम के साथ माहौल और भी डरावना होता जा रहा था। साया के मन में बार बार वही सवाल गूंज रहा था, क्या वह सही निर्णय ले रही है? क्या वह उस आत्मा को शांत कर पाएगी या फिर उसकी जान पर बन आएगी? मंदिर के भीतर की ठंड और अंधकार के बीच अचानक से वही खौफनाक आवाज गूंजी जिसने साया को कई रातों तक सोने नहीं दिया था। क्या मैं खूबसूरत हूं? यह सवाल इतना खौफनाक और अजीब था कि साया के अंदर का डर और भी बढ़ गया। वह जानती थी कि इस सवाल का गलत जवाब उसकी मौत हो सकती है। उसके पास कुछ ही पल थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। हां, तुम खूबसूरत हो, साया ने कांपती आवाज में कहा। उसकी आंखें मूर्ति पर टिकी हुई थीं। आवाज अचानक से खामोश हो गई, जैसे आत्मा साया के जवाब का आकलन कर रही हो। कुछ पल के लिए मंदिर में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। फिर साया को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसकी ओर बढ़ रहा हो। उसकी रोंगटे खड़े हो गए और दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। आवाज फिर से आई, इस बार और भी पास से, क्या अब भी तुम मुझे खूबसूरत मानती हो? साया को एहसास हो गया था कि यह आत्मा केवल बाहरी सुंदरता को नहीं बल्कि अंदर छिपी पीड़ा को भी उजागर करना चाहती है। उसने साहस जुटाते हुए कहा, हां, तुम खूबसूरत हो, लेकिन तुम्हारी असली खूबसूरती तुम्हारे चेहरे में नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर की अच्छाई में है। तुम्हारा दर्द तुम्हारी खूबसूरती को छीन नहीं सकता जब तक तुम उसे जाने नहीं दोगी। यह सुनते ही मंदिर के अंदर एक हलचल सी हुई। ठंडी हवा अचानक से रुक गई और हर तरफ सन्नाटा फैल गया। साया को एहसास हुआ कि उसने शायद
आत्मा के दर्द को सही तरह से समझा है। आवाज अब करुणामय हो गई। मैंने अपनी पूरी जिंदगी धोखे और बेवफाई में गुजारी। मेरे पति ने मुझे बदसूरत बना दिया और तब से मैं हर किसी से अपने दर्द का बदला लेना चाहती थी। लेकिन तुमने मुझे समझा, तुमने मेरी तकलीफ को महसूस किया। मंदिर के अंदर धीरे धीरे एक बदलाव आना शुरू हुआ। वातावरण की भारीपन खत्म होने लगी थी और वहां की घुटन भरी हवा अब हल्की और सुकून देने वाली बन गई थी। साया ने देखा कि मूर्ति के चेहरे पर धीरे धीरे दरारें पड़ने लगी थीं। उसमें से एक धुंधली आकृति बाहर निकली जो धीरे धीरे हवा में घुलकर गायब हो गई। वह आत्मा जिसने न जाने कितने लोगों की जान ली थी, अब शायद मुक्त हो चुकी थी। साया ने गहरी सांस ली और उसे एहसास हुआ कि वह इस खौफनाक अनुभव से जिंदा बाहर निकल आई थी। उसके साथ खड़े हिरोशी और बाकी टीम ने राहत की सांस ली। साया ने मंदिर से बाहर कदम रखा। उसका मन अब हल्का था, लेकिन कहीं न कहीं उस आत्मा का दर्द अब भी उसके दिल में रह गया था। उसने एक बुरी आत्मा को शांत किया था, लेकिन उस आत्मा की कहानी और उसका दर्द अब हमेशा के लिए साया की यादों में बसा रहेगा। जंगल की हवा अब पहले जैसी ठंडी और डरावनी नहीं थी। यह एक नई सुबह की तरह महसूस हो रही थी जो पुराने अंधेरे को पीछे छोड़ चुकी थी। साया और उसकी टीम ने वापस शहर की ओर लौटने का फैसला किया। साया जानती थी कि यह सफर खत्म हो चुका है, लेकिन जो उसने सीखा था वह उसे हमेशा याद रहेगा।